हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस सेक्शन के अंदर हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो वाटर के बारे में हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारा मेन पॉइंट जो है वो है कि वाटर का इम्पोर्टेंस या रोल जो है प्लांट लाइफ्स के अंदर, क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। तो हम देख चुके हैं कि वाटर जो है वो बहुत नेसेसरी है, मेन कंपोनेंट या घटक है, और वाटर जो है इसेंशियल है, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम फिजिकली और केमिकली प्रोसेस के साथ में बायोलॉजिकली इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि एक्चुअली में करता क्या है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इसकी नेसेसरी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेन संगठक की अगर अपन बात करें, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जीव द्रव्य, अगर हम मेन की बात करें तो ये हो गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के लिए अगर हम कहें तो पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली द्वारा घेरा हुआ समस्त फ्लूइड जो है, जिसमें सभी कोशिकांग हैं और कोशिकांगों का द्रव इंक्लूड होता है, वो है जीव द्रव्य, और वो एक कोलाइडी विलियन के रूप में है वहाँ पे। तो ऐसे में अगर हम उसकी बात करें तो उसका मेन जो अणुभार है या जो मेन घटक है वो वाटर है। उसका बैकग्राउंड जीव द्रव्य के अंदर अबाउट देन 45% टू 95% तक वाटर ही होता है। वो अलग अलग कोशिकाओं में उनके फिजिकल सेंस के रूप में या उनकी जो उपापचयी क्रिया है उसके आधार पे अप एंड डाउन हो सकता है अलग अलग सेल्स में। तो मुख्य आधार उनका प्रोटोप्लाज्म ही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोटोप्लाज्म में वाटर का लेवल बहुत कम आ रहा है तो ऐसे में वो कोशिका मृत हो जाएगी या उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो सक्रिय नहीं रहेगा। या इसे दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो सभी कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाएं जो हैं वो कंट्रोल होती हैं एंजाइम्स के द्वारा, और एंजाइम्स कंट्रोल होते हैं पीएच एंड सब्स्टिट्यूट्स के द्वारा। तो ऐसे में अगर वाटर लॉस होता है या वाटर नहीं होता है तो वो सेल्स जो हैं वो या तो अपनी उपापचयी क्रियाएं रोक देंगी या मृत्यु की ओर जाएंगी। कुछ अपवाद स्वरूप जैसे कि सीड्स के अंदर वाटर कंटेंट्स जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वो अपनी उपापचयी क्रिया और एंजाइम्स को निष्क्रिय रूप में स्टोर कर लेते हैं, और वापस वाटर मिलने पर और फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर इनकी उपापचयी क्रियाएं वापस पुनः स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन यह गुण हर प्रकार की कोशिका अपना नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में मुख्य जो घटक है वो जल होता है। जल के बिना प्रोटोप्लास्ट या कोशिका का सर्वाइव या उसका जीवन संभव नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें लेके चले तो हम उसी प्रोटोप्लास्ट से संबंधित अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं सॉल्यूट प्रॉपर्टीज इसकी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। इसका विलायक गुण, जल का यह सबसे बड़ा गुण है। हम इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में इसको समझ चुके हैं कि जल जो है वो अपनी संरचना में पोलैरिटी शो करता है, और उच्च ध्रुवीयता के कारण जल के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश डेवलप होता है। तो ऐसे में ये एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक पोल्स की तरह व्यवहार करता है, और इन्हीं पोलैरिटी के फलस्वरूप सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो एक शुद्ध जल में अगर हम किसी विलेय की मात्रा को इंक्लूड करते हैं तो विलेय के अपघटन के फलस्वरूप बने हुए आवेश, धनावेश और ऋणावेश के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स और उनके आवेश जो हैं
वो हाइड्रोजन सेल्स के रूप में, हाइड्रोजन सेल के रूप में एक आवरण कवच के रूप में चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर उससे बॉन्डिंग करते हैं, जिसी को हम बोलते हैं घुलना। तो ये जो घुलने की या सॉल्वेंट की जो प्रक्रिया है वो जल की उत्तम है, यही इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में या सिंपल वाटर के अंदर जो हम यूज में लेते हैं या रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेज आदि जो हैं वो विसरणशील, स्वतंत्र विसरणशील होती हैं और उसमें घुली रहती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लेके चले प्लांट लाइफ के लिए, तो हम यूज में ले सकते हैं ट्रांसलोकेशन मीडियम। ये एक ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मत अर्थात परी, लोकेशन का मतलब स्थान या संचलन, मतलब ये किसी न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को अगर हम बात करें, मतलब खनिज पदार्थों को प्लांट बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, अथवा रूट से एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने में जो जाइलम्स है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का काम में आता है, उन सब में माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे शरीर की भी, तो हमारे अंदर भी एक तरीके से हम कहते हैं रक्त परिसंचरण, रक्त एक लिक्विड के रूप में है जिसमें कुछ ठोस सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स टाइप। तो ये जो फ्लूइड है वो काफ़ी कुछ ऑक्सीजन्स को, अशुद्धियों को, हमारे हार्मोन्स को, हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस को, यूरिया को आदि को कैरी करने का एक जगह से दूसरे स्थान पर और शुद्ध ब्लड को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र के रूप में कहते हैं। तो पादपों के अंदर भी लिक्विड जो है वो इन वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा माध्यम से पूरी प्लांट बॉडी में संचरित होता है। वहीं जो फूड मटेरियल है, बना हुआ स्टार्च है पादप की फोटोसिंथेसिस द्वारा, वो फ्लोएम सेल्स द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में परासरण द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जल द्वारा ही संभव हो पाई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं फोर्थ पॉइंट, एज ए रिएक्टेंट। अभिकर्मक के रूप में, ये इसका एक बहुत अच्छा गुणधर्म है। रिएक्टेंट के रूप में बात करें तो नॉर्मली तो हम ये कह देते हैं कि जल एक उदासीन है, जल जो है वो pH 7 को इंक्लूड करता है, क्षारीय अम्लीयता को नहीं करता। लेकिन उसी के साथ अगर हम कहें तो एक चीज आयनाइजेशन में हमने कहा कि जल जो है वो अपघटित होकर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स तथा OH नेगेटिव्स के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। फोटोसिंथेसिस में जो नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूर्ति करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वाटर मॉलिक्यूल्स के आवेश, ऋण आवेश, वो उसकी आपूर्ति में काम आता है। इसी प्रकार ETC साइकिल में भी, तो ये एक मुख्य अभिकर्मक के रूप में काम में आता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जल मॉलिक्यूल के टूटने से इसके हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो CO2 के अपघटन को क्या बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं और वहाँ से टूटा हुआ कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट निर्माण में काम में आता है। तो ऐसे में वाटर जो है वो बहुत अभिक्रियाओं में एक रिएक्टेंट्स या अभिकर्मक के या अभिकारक के रूप में जो है वो कार्य करता है या बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है वो रोल अदा करता है। इसके बाद हम बात करें तो अगला पॉइंट जब हम यहाँ पे लेंगे तो वो है आयनाइजेशन। करीब 10 मिनट और। आयनाइजेशन, आयनीकरण के गुण को हम आसानी से समझ चुके हैं। आयनीकरण, आयनीकरण की हम बात करें तो जल जो है वो उदासीन है, परंतु आंशिक अपघटन के बाद यह जल जो है वो H3O हाइड्रोनियम तथा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स
में ब्रेक होता है। यहाँ पे हाइड्रोनियम जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का सबसे बढ़िया स्रोत है। तो ऐसे में आयनाइजेशन जो है वो ये दर्शाता है कि जल ब्रेक डाउन होकर दो अलग आवेशों में ब्रेक होता है और पोलैरिटी के कारण ये जो गुण है इसका, ये दोनों आवेशों को स्वतंत्र रखता है, यही इसको विस्मरणशील बनाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सॉल्यूट्स को जो है वो अपघटित करके अपने अंदर घोल सकता है तथा ये वाटर के पीएच को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेके चले तो आयनाइजेशन के बाद में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यूज में ले सकते हैं यहां पे, जो हैं सिक्स पॉइंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रो मतलब जल, लाइसिस का मतलब अपघटन, और अपघटन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में ब्रेकडाउन या टूटना, या दूसरी भाषा में मैं आपसे कहूं तो सिंपल वे में जो हम भोजन के रूप में लेते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। तो हमारी पाचन क्रिया की अगर हम बात करें या प्लादभोग में अगर हम अपचयन की क्रिया की बात करें तो ऐसे में ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, और उसमें वाटर का जो है वो बहुत क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के हाइड्रोलाइसिस में उपयोगी होता है, जो हमने अभी यहाँ पे आयनाइजेशन और अभिकर्मक के रूप में उनको समझने की कोशिश की। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट्स के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन में यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम एक और फिजिकल कैरेक्टर्स जो सेल्स के यूज में ले सकते हैं वो है टर्जिडिटी, प्रेशर। ये एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो हालांकि हमें पता है स्फीति दाब क्या है कि कोशिका द्वारा बाह्य वातावरण से या बाह्य माध्यम से वाटर को परासरण द्वारा अंदर ले लेना, जिसकी वजह से उसकी प्रोटोप्लाज्म द्वारा वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर टर्जिड प्रेशर्स के रूप में हम यहाँ पे जानते हैं। इसको एक सिंपल प्रेशर से हम बात करें तो रबड़, उसमें इलास्टिसिटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, रबड़ को आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन वहीं व्हीकल्स के जो ट्यूब्स हैं उनमें हवा का प्रेशर बढ़ने से वो बहुत ही हार्ड हो जाती है और उनके अंदर जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दबता नहीं है। सेम वही टर्जिटी। तो ऐसे में सेल्स जो हैं, या एक और एग्जाम्पल लूँ तो रिपिंग फ्रूट्स जो हैं, उन रिपिंग फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो आसानी से उसको दबा सकते हैं, लेकिन जहीं कच्चे फलों की हम बात करें तो वो दबते नहीं है, क्योंकि उनकी सेल्स की जो टर्जिडी प्रेशर है, उनका जो सेल वॉल का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, रिपिंग फ्रूट्स के अंदर इनकी वजह से वो उसको आसानी से हम दबा पाते हैं। तो टर्जिडी जो है वो कोशिका की स्फीति को कंट्रोल करता है, ये उसके पादप की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, और कोशिकाओं के जो है वो आयतन और आकार को बनाए रखने का गुण है। इसी गुण के कारण पादप जो है उसकी रूट्स जमीन में गहराई तक जा सकती हैं, और हाई वेपराइजेशन या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने पर जीरोफिटिक प्लांट्स की लीफ जो हैं वो उनके जो व्रंत हैं वो यहाँ पे वाटर लॉस करके या कोशिकाओं को शिथिल करके उनको धीरे से उल्ट विपरीत दिशा में लटका देती हैं, और शाम के समय वापस पानी मिलने पर उनके अंदर टर्जिडी प्रेशर की वजह से लीव्स वापस खिल जाती हैं। ये कैरेक्टर जो है मूवमेंट्स के अंदर है और इसी प्रेशर की वजह से कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स में बात करें तो प्लांट मूवमेंट में बहुत कुछ है प्लांट्स के लिए। हालांकि हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो लोकेशन चेंज नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, क्योंकि वो रूट्स से बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लांट्स मूवमेंट्स की बात करें तो लीव्स का तेज़ गर्मी में मुरझा जाना और शाम और सुबह के टाइम वापस खिल जाना, स्टोमेटाज की मूवमेंट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फ्लावर्स का खिलना, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पे अगर हम कहें तो सभी सेल्स का मूवमेंट्स, असेंट ऑफ सेप्स,
सारे के सारे जो हैं वो वाटर द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, या वाटर ही इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं एक जो सबसे मेन है प्लांट्स एनिमल्स सभी निकायों के लिए एज ए टेम्परेचर रेगुलेटर, एज ए टेम्परेचर रेगुलेटर। तो टेम्परेचर रेगुलेटर की अगर हम यहां पे बात करें तो आपको मैंने बताया था कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट वो बहुत ज्यादा है, विशिष्ट ऊष्मा। तो ऐसे में किसी निकाय का टेम्परेचर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप या वातावरणीय मौसम के फलस्वरूप, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वाटर जो है उस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्व करके निकाय को कूल रखता है। ये सेम चीज़ हमको भी पता है कि गर्मी में जब बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है और ऊपर की त्वचा जब एक तरीके से शुष्क हो जाती है तो वहाँ पे वेपराइज होकर पसीना बाहर आता है और उस गीली सतह को गीली कर देता है, जिससे हमको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में, और वहीं इसी चीज़ को, क्योंकि आसंजन संसंजन बल सिद्धांत में जो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है डिक्सन एंड जॉली की, उस सिद्धांत में भी टेम्परेचर का रेगुलेटर बहुत काम आता है। ट्रांसपायरेशन के वेपराइज बनने से ही जो है सक्सेशन पावर जो है वो डेवलप होता है। तो टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में वाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नॉर्मल दैनिक जीवन में भी हम यूज में ले लेते हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको या ठंडा करने के लिए हम पानी को यूज में ले लेते हैं। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है तो हम पानी से नहा लेते हैं तो हमें अच्छा बेटर फील होता है। तो ये सारे के सारे टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में हैं। या फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हमको पानी के लिए तो हमारा गला शुष्क हो जाता है, हमें हाइड्रोजन की कमी वाटर की कमी फील होने लगती है, वो सारी सारी चीज़ें वाटर से ही कंप्लीट होती हैं। इसके बाद और चलते चलते अगर हम कहें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक लिमिटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि एज ए लाइफ मीडियम ऑफ प्लांट, अगर हम मीडियम की यहाँ पे बात करें तो लाइफ साइकिल्स के लिए मीडियम ऑफ लाइफ साइकिल से बात करें तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लोअर क्रिप्टोगेम्स की तरफ चलिए। अगर अपन एल्गीज की बात करें तो एल्गीज का जीवन चक्र जल के बिना कंप्लीट नहीं होता, उनका पूरा जीवन चक्र उसमें है, क्या बोलते हैं, पानी में। और उसकी बात अगर हम करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वो oospores डेवलप कर लेती हैं, जो कि शुष्क परिस्थितियों को झेलने के लिए चिरकालिक अवस्थाएं डेवलप करता है। उसके बाद में वो वापस जल में, ब्रायोफाइट्स में थोड़ा थोड़ा अपडेशन हुआ, थोड़ा बाहर आए थोड़ा अंदर, लेकिन उनमें भी जनन के लिए जल आवश्यक है। उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो हमारे जीवन में जल की उपयोगिता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीड्स के अंकुरण के समय जल बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जल अति आवश्यक है, बिना वाटर के लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती। या हम जैसे कुछ जीरोफिटिक या जंगली पादप की बात करें जो कि केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तो कब ऐसा होता है कि अगर बारिश सफिशिएंट ना हो या बारिश नहीं होती तो उनके सीड्स ग्रो नहीं होते, और 1 साल 2 साल बाद जो ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब उनके सीड्स अपने आप जर्मिनेट होते हैं। तो ये कैरेक्टर भी वाटर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, थैंक्स।